स्टार्ट करें। ए बेटा बैठ जाओ, जल्दी जल्दी बैठो। मैं नहीं जानता आपके दिमाग में आईआईटी किस लेवल तक का बसा हुआ है, मगर मैं जानना चाहता हूं। तो जानेंगे कैसे? ठीक है, एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। आपको क्या करना है, क्लैप करना है, यानी आपकी जो इंटेंसिटी है दिमाग में उसके अकॉर्डिंगली क्लैप करना है 3 टाइम्स। 1 2 3। अरे ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, जब मैं बोलूंगा तो। ठीक है, सही है। 1 2 3 बोलूंगा तो करना है, ताकि मुझे पता चल सके कि मोबाइल नहीं। बेटा मोबाइल एक तो ये भी काम करते हैं। हाँ फोन तो अभी मैं, रुको एक काम कर दूँ। इंटेंसिटी दिखनी चाहिए मुझे, ठीक है, सही है। मैं चेहरे तो देख ही रहा हूँ, तो आप कितना सोचते हो कि मुझे एग्जाम निकालना है वो आपके क्लैप से दिखना चाहिए। 1 2 3 बोलूंगा तो फिर आप स्टार्ट करोगे 3 क्लैप, ठीक है। 1 2 3। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबके पास मोबाइल है? मोबाइल लो, ऐसे निकालो, पहले दिखाओ, वैसे मोबाइल निकालो और सीधे स्क्रीन दिखाओ, ऐसे ऑन करो तो। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी ना एक साइलेंट करो और स्विच ऑफ करो। हाँ स्विच ऑफ करो, स्विच ऑफ, ऐसे ही स्विच ऑफ करो बेटा, स्विच ऑफ करो जल्दी फोन। हाँ बहुत बढ़िया, स्विच ऑफ करो। हो गया सभी का। मैं पीछे आ जाऊंगा फिर जिसको देख लूंगा। आपने सुना था कि सस्पेंशन हो सकता है, पता है ना आप लोगों को? ठीक है, एक लास्ट एक्टिविटी फिर इसके बाद पढ़ते हैं ताकि हमें नींद ना आए। ऐसे हाथ सीधे करो, ठीक है, ऐसे ऐसे करो। हाँ 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 हाँ, करो करो, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी नींद नहीं आएगी, चलिए ठीक। लो सही है। तो लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था, कुछ होमवर्क भी दिया था, मैंने सॉल्व कर लिया था क्या आपने? चलिए ठीक है। आइए तो फिर आज की क्लास में हम क्या देखने वाले हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स। बहुत टाइम से परेशान कर रहा था, कल भी हम सोच रहे थे कि सॉल्व कर लें मगर नहीं पहुंच पाए थे। ठीक है, तो मैट्रिक्स क्या होता है उसके बारे में बेसिक देखेंगे। डिटर्मिनेंट की एक और प्रॉपर्टी हमारे पास बची हुई है, 10 प्रॉपर्टी। 9 प्रॉपर्टी ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट की एक जो 10th वाली प्रॉपर्टी है उसको कराने के लिए मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन किया जा रहा है। फिर उसके बाद क्या है, प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट। यहां पे जो ये टॉपिक है प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आईआईटी में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें। फिर उसके बाद क्या दे रखा है, लिमिट ऑन डिटर्मिनेंट, यानी कि आप डिटर्मिनेंट में लिमिट का यूज कैसे करोगे। और फिर लास्ट टॉपिक क्या है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रल और डिटर्मिनेंट। ठीक है, यानी कि अब हम क्या देख रहे हैं कि मल्टीपल जो कंसेप्ट है वो सब मल्टीपल कंसेप्ट यूज किया जाएगा डिटर्मिनेंट के अंदर में। क्लियरिटी है? ठीक है, तो हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, मैट्रिक्स। तो बेसिक मैट्रिक्स से स्टार्ट करते हैं कि मैट्रिक्स है क्या। सही है, तो मैट्रिक्स के बारे में जैसे हमने डिटर्मिनेंट पढ़ लिया, अब कुछ लोग क्या करते हैं मैट्रिक्स पहले पढ़ाते हैं, मैंने बोला था। ठीक है, तो मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है। मैट्रिक्स क्या है, एक अरेंजमेंट। जैसे क्या है कि अगर हमारी क्लास में 100 स्टूडेंट है तो 100 स्टूडेंट को हमने रोज और कॉलम में अरेंज कर दिया। तो ये जो अरेंजमेंट जिसमें आप बैठे हुए हो, ठीक है, ये एंट्रीज जो है यही क्या है, मैट्रिक्स है। तो अरेंजमेंट ऑफ नंबर इन रेक्टेंगुलर वे। ठीक है, सही है, तो अरेंजमेंट ऑफ नंबर इन रेक्टेंगुलर वे वो क्या बन जाएगा, आपका मैट्रिक्स बन जाएगा। तो ठीक है, देखते हैं क्या है। तो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, मेरे साथ कुछ कुछ चीजें लिखते हुए जाना। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट मेंट ऑफ नंबर। अभी नंबर आपका रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। तो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर, और नंबर कैसा, या तो रियल या तो कॉम्प्लेक्स। रियल एंड कॉम्प्लेक्स और एक्सप्रेशन which give real value और imaginary value।
इज नोन एज मैट्रिक्स। ठीक है, तो क्या बोला गया कि अगर आपके पास नंबर से दे रखे हैं, वो नंबर रियल भी हो सकते हैं और इमेजिनरी भी हो सकते हैं। ठीक है, यह एक एक्सप्रेशन का मतलब फंक्शन जो है, रियल वैल्यूड फंक्शन आप देखोगे और इमेजिनरी फंक्शन देखोगे। तो ऐसा भी पॉसिबल है कि आपके पास जो मैट्रिक्स मिला है उसके अंदर आने वाले एंट्रीज जो हैं वो एक एक्सप्रेशन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह का जो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होगा, ऐसे रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट को हम क्या बोलेंगे कि वो क्या है, अपना मैट्रिक्स है। ठीक है, इस जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स को हम क्या करते हैं, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ए आई जे, और यहां पे देखो m क्रॉस n है। क्लियर है? अब हम ये जानते हैं कि यहां पे देखो ए आई जे जो लिखा हुआ है, यानी कि मैट्रिक्स इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर। किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा? ये कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाएगा। और एलिमेंट जो है वो किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा? हमेशा स्मॉल लेटर से। क्लियर है? और m क्रॉस n क्या बताता है हमें? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। सही है। अब क्योंकि इसको बोला कि ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, कैसा अरेंजमेंट है, और रेक्टेंगल के केस में हम ये जानते हैं कि लेंथ और ब्रेथ इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी। सिमिलरली इसी तरह से यहां पे क्या है कि इस केस में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी। ठीक है, ठीक, हाँ। तो इस केस में क्या होगा, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम की अगर मैं बात करता हूं तो इट मे बी इक्वल और इट मे नॉट बी इक्वल। क्लियर है? सही है। तो यहां पे जो आप m क्रॉस n देख रहे हो, तो ये जो m आप देख रहे हो, इसकी m की वैल्यू मिनिमम 1 से लेके, सही है, मैक्सिमम n कुछ भी हो सकती है नेचुरल नंबर में। क्लियर है? सिमिलरली यहां पे जो n है, ये n के लिए भी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 1 और मैक्सिमम n। बात समझ में आ गई? यहां पे m और n जो है ये नंबर ऑफ रोज बता रहे हैं, नंबर ऑफ कॉलम बता रहे हैं। तो जो फर्स्ट वाला नंबर है m, ये क्या बताता है आपको? नंबर ऑफ रोज कितने होंगे। और जो n है, ये n क्या बताएगा? नंबर ऑफ कॉलम कितने होंगे। क्लियरिटी है? तो हमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम पता चल जाएगा जब m क्रॉस n लिखा होगा। अब अगर कहीं पे इस तरह से लिखा है 1 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, यानी कि a इक्वल टू ए आई जे 1 क्रॉस 2, मल्टीप्लाई नहीं बोले, क्रॉस बोले, 1 क्रॉस 2, तो इसका मतलब है नंबर ऑफ रोज कितने हैं, कॉलम कितने हैं? 2। तो अगर नंबर ऑफ रोज 1 है और कॉलम 2 है तो क्या होगा? a11, और क्या लिख सकता हूं इससे मैं? a12, और तो कोई एलिमेंट नहीं आने वाला। बात समझ में आ गई? और डिटर्मिनेंट और इसमें यही डिफरेंस है, क्योंकि ये एक अरेंजमेंट है, वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। बात समझ में आ गई? डिटर्मिनेंट क्या है? एक न्यूमेरिकल वैल्यू, एक नंबर देगा वो। सही है? यहां पे ये क्या है? एक अरेंजमेंट है। बात समझ में आ गई? मैं कभी ऐसा नहीं कह सकता, देखो जब मैं अरेंजमेंट की बात करता हूं, जैसे आपकी क्लास में बैठे हुए हैं बच्चे सभी, है ना, हो सकता है बगल वाली क्लास में भी क्लास चल रही है, ठीक है, मैं कहूं कि दिस अरेंजमेंट इज ग्रेटर देन दैट अरेंजमेंट, इसका कोई लॉजिक है क्या? अरेंजमेंट, जब भी कोई दो अरेंजमेंट किए जाते हैं तो कभी आप अरेंजमेंट के लिए ऐसा वर्ड यूज नहीं कर सकते न्यूमेरिकली कि एक अरेंजमेंट दूसरे अरेंजमेंट से ग्रेटर है या लेस है या स्मॉल है। इक्वल टू कह सकते हो। आज जैसा अरेंजमेंट आप बैठे हुए हो सकता है कि कल भी आप ऐसे ही बैठ जाओ। तो मैं कह सकता हूं कि कल आपका अरेंजमेंट जैसा था आज भी वैसा है, मगर मैं ऐसा बोल दूं कि कल कि आपका जो अरेंजमेंट है वो ग्रेटर देन है कल के अरेंजमेंट से, कोई मतलब नहीं है, कोई लॉजिक नहीं। बात समझ में आ गई? तो हमारे पास कोई दो मैट्रिक्स दे रखे हैं तो वी कैन नॉट कंपेयर टू मैट्रिसेस, हम किसी भी दो मैट्रिक्स को कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या है? एक अरेंजमेंट। मगर डिटर्मिनेंट क्या देता है? एक न्यूमेरिकल वैल्यू देता है। ठीक है, तो वी कैन कंपेयर टू डिटर्मिनेंट, दो न्यूमेरिकल वैल्यू को कंपेयर किया जा सकता है, मगर दो अरेंजमेंट को कंपेयर नहीं किया जा सकता। चलिए फिर आगे हम क्या लिखेंगे इसी में, लिखो मैट्रिक्स इज अ अरेंजमेंट, मैट्रिक्स इज अ अरेंजमेंट so we cannot compare, can't compare two matrix
सो ये मैट्रिक्स क्या है, एक अरेंजमेंट है, तो वी कैन नॉट कंपेयर टू मैट्रिसेस, ठीक है। तो टू मैट्रिसेस लिख लो यहाँ पे, ठीक है। तो किसी दो मैट्रिसेस को हम कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं कि अगर मेरे पास में एक 2x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, A11, A12, A21, A22। आपको बहुत सारी चीजें रिपीटेड दिखाई देगी, बस किसका डिफरेंस है, बॉक्स का, इसके अलावा कोई डिफरेंस है क्या, नहीं, ठीक है। सिमिलरली अगर मुझे 3x3 का मैट्रिक्स लिखना है तो क्या होगा, A11, A12, A13, A21, A22, A23, क्लियर है। और इसी तरह से यहां पे क्या आ जाएगा, A31, A32 और A33। तो जो आपने न्यूमेरिकल वैल्यू की बात की थी उसी के लिए एक अरेंजमेंट बना दिया गया और उसको नाम क्या दे दिया कि ये क्या है, मैट्रिक्स है, क्लियरिटी है, बात समझ में आ गई। तो ये मैट्रिक्स है। अब इसका हमें यूज क्या है, ये क्या हो गया, 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया, और ये क्या हो गया, 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया, क्लियर है बेटा। इसका ऑर्डर कितना हो गया, 3x3, क्लियरिटी है, ठीक है। अब क्या है कि जब आप डिटर्मिनेंट निकालते हो तो ये बोला जाता है कि डिटर्मिनेंट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू, determinant is the numerical value of matrix। तो जो भी मैट्रिक्स आपके पास दे रखी है, इस मैट्रिक्स से रिलेटेड एक एसोसिएट न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, जिसको हमने क्या बोला, डिटर्मिनेंट बोला। देखो पहले डिटर्मिनेंट आया था, डिटर्मिनेंट हमने सीख लिया, बात समझ में। उसके 158 ईयर्स के बाद में मैट्रिक्स आया गया, मैट्रिक्स को बनाया गया अरेंजमेंट के तौर पे। अब क्योंकि मैट्रिक्स का हम यूज करने लग गए तो हमने मैट्रिक्स से भी एक डेफिनेशन दी, किसकी, डिटर्मिनेंट की। तो मैट्रिक्स से जब डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन दी तो क्या दी गई कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स एसोसिएट विद अ न्यूमेरिकल नंबर। जितने भी स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे वो हमेशा एक न्यूमेरिकल वैल्यू से एसोसिएट होंगे, और जो वो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा उसको हम क्या बोलेंगे, डिटर्मिनेंट बोलेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही क्यों निकाला जाता है, बात समझ में आई। क्या क्वेश्चन आया कि डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही क्यों निकाला जाता है, ठीक है। इसलिए निकाला जाता है कि अगर मान लो आपके पास 3 इक्वेशन है, कितनी इक्वेशन है, 3 इक्वेशंस। अगर 3 इक्वेशंस हैं और 4 वेरिएबल है, कितने वेरिएबल है, या आप ये बोलो कि अगर मैं एक इक्वेशन लिख दे रहा हूं 2x + 3y = 5, कितने वेरिएबल है, कितनी इक्वेशन है, एक वेरिएबल, 2 वेरिएबल, और कितने सॉल्यूशन आने वाले हैं, कितने सॉल्यूशन आने वाले हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आने वाले, क्लियरिटी है। अगर इसी की जगह पे 2 इक्वेशन आ जाती और 2 वेरिएबल है, कितने सॉल्यूशन आ सकते हैं, 2 यूनिक सॉल्यूशन। मतलब पढ़ा है ना हमने ऐसा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, ऐसा कुछ पढ़ा है कि नहीं, कि 2 स्ट्रेट लाइन दे रखा है, A1/A2, B1/B2, C1/C2, इस तरह का तो पढ़ा है आप लोगों ने, है कि नहीं। तो अगर हमारे पास इस तरह से 2 इक्वेशन है तो हम क्या जानते हैं कि अगर 2/3 इज नॉट इक्वल टू 5/7, इसका मतलब ये यूनिक सॉल्यूशन देगा। कुछ याद है आपको, ठीक है। तो अब आप ये देखो कि अगर 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल हो गए तो वो हमें क्या दे देगा, क्या दे देगा, यूनिक सॉल्यूशन दे सकता है। तो जब डिटर्मिनेंट बनाया गया था तो मैंने इनिशियली बताया था कि डिटर्मिनेंट बनाया ही इसलिए गया ताकि वो क्या चाहते थे कि अगर मेरे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन से दी हुई है तो वहां से मैं यूनिक सॉल्यूशन कैलकुलेट कर पाऊं। क्या कैलकुलेट कर पाऊं, यूनिक सॉल्यूशन। डिटर्मिनेंट बनाया ही इसलिए गया। तो यूनिक सॉल्यूशन आपको तभी मिलने की पॉसिबिलिटी है जब नंबर ऑफ वैल्यू और नंबर ऑफ वेरिएबल और नंबर ऑफ इक्वेशन सेम हो, तभी मिल सकता है। इसके अलावा दूसरे केस में या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा या तो नो सॉल्यूशन होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है। अगर वेरिएबल ज्यादा है, इक्वेशन कम है, इसका मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएगा। तो यूनिक सॉल्यूशंस के आने की पॉसिबिलिटी वहां से खत्म हो जाती है। बात समझ में आई। तो जो इन्वेंटर थे डिटर्मिनेंट के, उन्होंने बनाया ही इसके लिए क्या, तो उन्होंने डिफाइन ही इसलिए किया कि नंबर ऑफ वेरिएबल जितने होंगे, नंबर ऑफ इक्वेशन भी अगर उतनी होगी, तो उस केस में हमें क्या मिल सकता है,
यूनिक सॉल्यूशन मिल सकता है, और यूनिक सॉल्यूशन के केस में ही किसको डिफाइन किया गया, डिटर्मिनेंट। इसीलिए आप हमेशा जब डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर रहे हो तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स का कर रहे हो, बात समझ में? क्योंकि दो, देखो यहां पे कितने, दो इक्वेशन और वेरिएबल कितने, तो इसीलिए नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम, बात समझ में आ गई? तो इसीलिए क्या बोला जाता है कि डिटर्मिनेंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि बनाया ही उसके लिए गया। क्लियरिटी है, बात समझ में आ गया? ठीक है। और अगर डिटर्मिनेंट को बनाया उसके लिए गया, डिफाइन उसके लिए क्या गया, इसके अलावा अगर आप खुद से निकालने की कोशिश करो तो वो उस केस में अनडिफाइन रहेगा। बात समझ में आई? क्लियरिटी है? ये समझ में आ गया कि किस लिए डिफाइन किया गया है, क्यों डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का निकालते हैं। अब डिटर्मिनेंट के लिए क्या लिखा गया, डिटर्मिनेंट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ए मैट्रिक्स। क्लियरिटी है? ठीक है। इसमें एक और चीज हमको सीखना है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मान लीजिए कि अगर किसी मैट्रिक्स को मैंने 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स ले लेते हैं, के से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या किया, एक मैट्रिक्स था, जैसे आपने मल्टीप्लाई किया था डिटर्मिनेंट को, इसी तरह से हमने क्या किया, एक मैट्रिक्स लिया और इस मैट्रिक्स को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, के से। तो क्या बोला गया, क्योंकि अगर आप इसे के से मल्टीप्लाई करोगे, इट मीन्स ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड बाय के। if matrix is multiplied by k, it means each element of matrix is multiplied by k। ठीक है। अगर किसी मैट्रिक्स को आपने k से मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब क्या है कि उसके हर एक एलिमेंट किससे मल्टीप्लाई हुए हैं, k से मल्टीप्लाई हुए हैं। बात समझ में आ गई? ये डिफरेंस है किसका, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का। जब डिटर्मिनेंट को आप किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हो तो या तो उसका कोई एक रो मल्टीप्लाई होगा या तो कोई एक कॉलम मल्टीप्लाई होगा, मगर जब मैट्रिक्स की बात करेंगे तो इस केस में क्या होगा, हर एक एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब, इसका उल्टा भी समझो कि अगर मुझे मैट्रिक्स से कुछ कॉमन लेना है तो वो सभी एलिमेंट में होना चाहिए। अगर सभी एलिमेंट में नहीं है तो हम उसे कॉमन नहीं ले सकते। क्लियरिटी है ये बात? चलिए ठीक है। तो अब आप ये देखो कि क्या किया, मान लेते हैं कि ये मेरे पास एक मैट्रिक्स था और 2 क्रॉस 2 का, तो ये k मल्टीप्लाई a टाइप का है। बात समझ में आ गई? मैट्रिक्स को हम किससे, कैपिटल लेटर ऑफ अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो के ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स ए। सही है। और ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब जब ऐसा बन चुका है, उसके बाद मैंने क्या किया, इसका डिटर्मिनेंट ले लिया। क्या ले लिया, इसका डिटर्मिनेंट। अब जब मैं इसका डिटर्मिनेंट लूंगा तो क्या ये टर्म जो है वो कुछ ऐसा बन चुका होगा, k11, k12, ka22 और सॉरी 21 और 22। k21 और k22, k21 और k22। क्लियर है? ठीक है। अब ये तो डिटर्मिनेंट है। जैसे ही ये डिटर्मिनेंट होगा, क्या इस रो में से आप k कॉमन ले सकते हो और इस रो में से भी k कॉमन ले सकते हो, तो कितने k बाहर है? ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या बचा, a11, a12 और a21 और a22। क्लियर है? तो क्या मैं इसे k स्क्वायर और डिटर्मिनेंट ऑफ a ऐसा लिख सकता हूँ? ठीक है। कुछ दिख रहा है आपको? क्या देख रहे हैं हम कि अगर मैंने किसी मैट्रिक्स को k से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पे k स्क्वायर बाहर आया, उसके साथ में क्या आया, डिटर्मिनेंट ऑफ a आया ना। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। ठीक है। अब मान लो कि ये 3 क्रॉस 3 का होता, तो जैसे ही k को इससे मल्टीप्लाई करते, इसका मतलब क्या है, ईच एलिमेंट इज मल्टीप्लाइड बाय k। जब आप इसको डिटर्मिनेंट लेते तो k कितने रो से कॉमन आता, 3 से कॉमन आता। क्या ये बात समझ में आ रही? ठीक है। अगर ये n क्रॉस n का होता और डिटर्मिनेंट ले लेता तो कितने रो से कॉमन आता, n से कॉमन आता। ठीक है। तो इसे हम नोट करके लिख रहे हैं,
इन n क्रॉस n ऑर्डर मैट्रिक्स k टाइम्स ऑफ a इज इक्वल टू k टू द पावर n और डिटर्मिनेंट ऑफ a। ऐसा हो जाएगा। अगर आपका जो ऑर्डर है मैट्रिक्स का वो n क्रॉस n है और आपने किसी मैट्रिक्स को a से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जैसे ही आप इसका डिटर्मिनेंट लोगे, ओवरऑल इसका डिटर्मिनेंट लोगे, देखो इसका डिटर्मिनेंट लोगे, तो ये आप डिटर्मिनेंट बन चुका है। तो जितने रो यहाँ पे होंगे और जितने कॉलम होंगे, तो अगर मैं रो कंसीडर कर लूँ तो रो में जितने होंगे उतने रो का सबसे k बाहर निकाल लूँ। तो क्योंकि n क्रॉस n है तो नंबर ऑफ रोज भी n होंगे, तो सबसे k बाहर आया तो कितना बन गया, k की पावर n बन गया। क्लियरिटी है, समझ में आया? ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। हाँ, ऐसा एक क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। इसी हो गया क्या ये? समझ गए? एक ही क्वेश्चन है करने के लिए हमारे पास, तो समझ जाओगे तभी बढ़ेंगे आगे। क्लियरिटी है? हाँ, सेकेंड लाइन से यहां से क्या बोला कि इफ ए मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड बाय एनी स्केलर क्वांटिटी k, कोई भी मैट्रिक्स को जब k से मल्टीप्लाई करोगे, इट मीन्स ईच एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड बाय k, ऐसा हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। फिर जैसे ही आपने इसका डिटर्मिनेंट लिया, तो डिटर्मिनेंट के केस में हम क्या जानते हैं कि एक रो से एक एलिमेंट कॉमन लेंगे, क्योंकि दो रो हैं, इसमें भी k है इसमें भी k है, तो बाहर क्या आ जाएगा, k स्क्वायर, और बचेगा क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ, ये तो डिटर्मिनेंट ऑफ a है ना। ठीक है, हाँ, अच्छा आ जाइए। ठीक है, यही है बेसिक 10th प्रॉपर्टी, इसी के लिए डिस्कस किया गया है। अब देखो क्वेश्चन अच्छे बनते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया, इफ a एंड b आर टू, इफ a एंड b आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n, ऑर्डर कितना दे दिया, ऑर्डर कितना दिया बेटा, देखो ऑर्डर क्या है n, सच डेट डिटर्मिनेंट ऑफ a का वैल्यू कितना दिया है 3, डिटर्मिनेंट ऑफ b इज इक्वल टू 5, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ a, b और डिटर्मिनेंट लिया गया। क्लियर है? सही है, अच्छे से देखते हैं। सबसे पहले आपको देखो, ये भी एक मैट्रिक्स और ये भी क्या है, एक, ये दोनों क्या है, मैट्रिक्स है कि नहीं, अभी बात समझ में आ गई। फिर एक तो ये मैट्रिक्स था, फिर ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, फिर ओवरऑल फिर से हमने एक बाहर से डिटर्मिनेंट लिया है। तो आप ये बताओ कि ये वाला जो टर्म है, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, ठीक है, तो इसको सॉल्व करूंगा तो क्या 2 की पावर n आना चाहिए, क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है n है, और इसके साथ साथ क्या आना चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ a। इस वाले टर्म को देखो, बस इसको, यही किया मैंने। क्लियर है यहां तक का? हाँ, क्या किया, अभी तो किया था यहां पे, यही चीज तो क्या था कि k मल्टीप्लाई a है, तो k की पावर n और क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a हो जाएगा। तो अभी k की जगह पे कौन है, 2, तो 2 मल्टीप्लाई a है तो क्या बन गया, 2 की पावर n और डिटर्मिनेंट ऑफ a। क्लियर है? अब देखो डिटर्मिनेंट ऑफ a भी तो एक नंबर ही है ना, तो अगर ये नंबर है तो यहां पे आपको नहीं लग रहा है कि कुछ 2 की पावर n मल्टीप्लाई कितना हो जाना चाहिए था, 3, और ये b है। अब देखो ये पूरा का पूरा एज ए स्केलर बिहेव करेगा, किसके लिए, b के लिए, क्योंकि b एक मैट्रिक्स है और b का ऑर्डर भी कितना, n, तो ये अब बाहर जाएगा। जब ये वाला पोर्शन बाहर जाएगा 2 की पावर n मल्टीप्लाई 3, तो इसकी भी पावर क्या हो जाएगी, और फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे, डिटर्मिनेंट ऑफ b, हाँ है ना। ठीक है, तो आप देखो यहाँ से क्या बन गया, 2 की पावर n स्क्वायर, 3 की पावर और 5, ऐसा कोई ऑप्शन है, डी ऑप्शन, तो डी इज करेक्ट। बहुत अच्छे क्वेश्चन बनेंगे इसमें।
कहाँ पे? हाँ, ये कैसे आया? 2 की पावर n को n से मल्टीप्लाई करोगे क्या बन जाएगा? n स्क्वायर। 3 की पावर n, और फिर यहाँ पे इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं? 5 लिख सकते हैं। क्लियर है? ठीक है। बेटा लिखना भी है, कुछ कुछ चीज़ें लिखनी भी है। घर जाके नहीं करा फिर तो टाइम वेस्ट कर रहे हो, यहाँ का भी वहाँ का भी। हाँ, कुछ कुछ चीज़ें बेसिक बेसिक चीज़ें नोट कर लो। अरे यार ऐसा बार बार नहीं चलेगा, है ना? क्योंकि एक बार जब समझाता हूँ तो उस टाइम पे आपका कंसंट्रेशन यहाँ रहना चाहिए कि मैं क्या बता रहा हूँ। मैंने क्या बताया? यहाँ पे क्या है? ए मैट्रिक्स ये किससे मल्टीप्लाई है? 2 से। तो मैंने बेसिक क्या समझाया कि कभी भी किसी मैट्रिक्स को के से मल्टीप्लाई करोगे तो और इसका डिटर्मिनेंट लोगे, अगर इसका ऑर्डर जितना भी है 2 है तो 2 आ जाएगा बाहर, 3 है तो 3, नहीं तो के है तो के। तो क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ रो के हैं तो इसीलिए कितना बाहर आया? के की पावर n। हर एक रो से के बाहर आ जाएगा। और ये किसकी प्रॉपर्टी है? डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है। ठीक है, के मल्टीप्लाई ए होना ये मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है कि जैसे ही मैट्रिक्स को के से मल्टीप्लाई करोगे इसका मतलब क्या है? हर एक एलिमेंट किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? के से। वो किसकी प्रॉपर्टी है यहाँ पे? ये मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है, देखो। और ऐसा बाहर आ जाना ये किसकी प्रॉपर्टी है? यहाँ पे डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है। तो यही दोनों प्रॉपर्टी को कंबाइन करके देख रहे हैं हम। यहाँ पे 2a था तो 2 की पावर n बाहर आ गया डायरेक्टली। फिर क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ a ऑलरेडी दिया है 3, तो ये भी एक नंबर है तो ये पूरा एक नंबर, मगर ये नंबर मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? b से। और b क्या है? एक मैट्रिक्स है। तो जैसे ही इसका डिटर्मिनेंट लूंगा तो b में सबसे पहले ये पूरा जो टर्म आप देख रहे हो ये पूरा टर्म किससे मल्टीप्लाई होगा? ईच एलिमेंट ऑफ b के सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। जैसे ही आपने डिटर्मिनेंट लिया तो हर एक रो से क्या बाहर आएगा? सेम टर्म बाहर आएगा। इसलिए इसकी पावर कितनी हो गई? n हो गई। ठीक है, चलिए। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक है प्रोडक्ट ऑफ 2 डिटर्मिनेंट। प्रोडक्ट ऑफ 2 डिटर्मिनेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अब अगर 2 डिटर्मिनेंट को आपस में मल्टीप्लाई करना है तो आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे? पहले एक हम देखते हैं वैल्यूज बेसिक, और उसके अकॉर्डिंगली देखेंगे इसको। मान लीजिए यहाँ पे 1, 3, 5 और 2 है एक डिटर्मिनेंट, और एक दूसरा डिटर्मिनेंट ले लेते हैं -1, 0, 3 और 5। 2 डिटर्मिनेंट हो गए। क्लियर है? ठीक है। अब इसे मल्टीप्लाई कैसे किया जाएगा? जब आप डेल्टा 1 को मल्टीप्लाई करोगे डेल्टा 2 से, यानी 1, 3, 5, 2 और -1, 0, 3 और 5। कितने रो हैं, कितने कॉलम है? 2 रो और, ठीक है। अब यहाँ पे आप कैसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। पहले मल्टीप्लाई करके मैं दिखा रहा हूँ। इसे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ रो बाय रो। ठीक है, रो बाय रो का मतलब रो को रो से मल्टीप्लाई करूँगा। अब मल्टीप्लाई करने के बाद क्योंकि इसका देखो मल्टीप्लाई भी तभी पॉसिबल है जब सेम ऑर्डर के होंगे, नहीं तो मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं होगा। तो इसीलिए क्या है, मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल व्हेन ऑर्डर इज सेम। तो अब जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ पे आपके पास कितने एलिमेंट आने वाले? 4 ही एलिमेंट आएंगे। फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट जो एलिमेंट है वो एलिमेंट में हम जब पोजीशन कहते हैं तो A11 कहते हैं। क्या कहते हैं उसकी पोजीशन? अब यहाँ आने वाला जो पहला एलिमेंट 1, 1 है, इसका मतलब आप समझो, आप जब मल्टीप्लाई करो इसका मतलब फर्स्ट रो को फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई करो। पहला इसका रो और पहला इसका रो। बात समझ में? अब मल्टीप्लिकेशन के बाद आएगा कौन सा एलिमेंट, उसके लिए क्या है, यहाँ पे जो 1, 1 है ये किसको डिसाइड कर रहा है? फर्स्ट रो इज मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट रो, यानी अब फर्स्ट रो किसका? ऑफ डिटर्मिनेंट 1 और फर्स्ट रो ऑफ डिटर्मिनेंट 2। क्लियरिटी है? मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आएगा वैल्यू बेटा। 1 मल्टीप्लाई -1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 0, ये पहला एलिमेंट है। ये क्या अपना पहला एलिमेंट।
सेकेंड एलिमेंट क्या मिलने वाला है, हम जानते हैं ना A12 आएगा, यानी फर्स्ट रो को किससे मल्टीप्लाई करना है, सेकेंड, देखो फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करना है दूसरे के सेकेंड रो से, तो 1 मल्टीप्लाई 3 कितना आया, 3 मल्टीप्लाई 5 15। क्लियर है। यहां पे क्या आएगा A21, पहले वाले का सेकेंड रो दूसरे वाले का फर्स्ट रो, तो 5 मल्टीप्लाई -1 कितना मिला, -5। 2 मल्टीप्लाई 0 0। क्लियर है। फिर आप इसको देखो, सेकेंड रो है ना, सेकेंड रो ऑफ फर्स्ट डिटर्मिनेंट, सेकेंड रो ऑफ सेकेंड, क्योंकि A22 आएगा। 5 मल्टीप्लाई 3 कितना आया, 15 प्लस 2 मल्टीप्लाई 5 कितना आया, 10। क्लियर है। ठीक है, तो देखते हैं कितना आने वाला है, बोलो। यहां पे कितना आएगा, -1, यहां कितना आएगा 18, यहां कितना आएगा 5, माइनस था क्या, -5 -5, और यहां कितना आ गया 25। क्लियर है बेटा। इसे मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, -25 और माइनस 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 प्लस हो जाएगा क्या, और 90 आ जाएगा, हाँ है ना। क्लियर है। तो कितना आ जाएगा, 65 आएगा क्या, हाँ है ना। कितना आने वाला है, 65। क्लियर है, समझ में आया। पहले तो आप देख लो अच्छी तरह से, क्या ये चीज़ समझ में आई, कैसे मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे मैंने क्या किया था, रो को मल्टीप्लाई किया किससे, रो से। ठीक है। सेकंड में देख रहा हूँ, सेम क्वेश्चन, नंबर है 1 3 5 और 2, और सेकंड में नंबर क्या है, -1 0 3 और 5। क्लियर है। आप चाहो तो आप कॉलम मल्टीप्लाई कॉलम भी कर सकते हैं, कॉलम बाय कॉलम भी जा सकते हैं हम। चलो वही चले जाते हैं, कॉलम बाय रो। ठीक है। अब इसका मतलब पहले कॉलम लिखा तो पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले का रो, तो पहले एलिमेंट का मतलब A11 का मतलब क्या है, पहले का कॉलम पहले वाले का रो, यानी कि इसका कॉलम कौन सा है, ये वाला, और ये किससे मल्टीप्लाई होने वाला है, इस रो से। 1 मल्टीप्लाई -1 कितना आया, 5 मल्टीप्लाई 0 कितना आया, 0। ठीक है। A12 फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम को सेकेंड रो से मल्टीप्लाई करो, 1 मल्टीप्लाई 3 3, 5 मल्टीप्लाई 5 कितना आया, 25। क्लियर है। फर्स्ट, अब देखो सेकेंड कॉलम यहाँ पे A21 आएगा, तो सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो 3 मल्टीप्लाई -1 कितना आया, और 2 मल्टीप्लाई 0 0। क्लियर है। ठीक है। फिर लास्ट वाला क्या आएगा, A22, यानी सेकेंड कॉलम सेकेंड रो 5 मल्टीप्लाई 3 सॉरी 3 मल्टीप्लाई 3 9 कितना 10। क्लियरिटी है। चलो ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ कितना आएगा 28, सही है। यहाँ कितना आएगा -3, यहाँ कितना आएगा 19, तो क्या ये -19 हो गया, ठीक है, प्लस हो गया, ये कितना आएगा 24 और 3 6 84 आएगा क्या। क्लियर है। डिफरेंस देखो तो कितना होगा 65 है। ठीक है, तो वही आ रहा है जो यहाँ आ रहा है कि नहीं। ठीक है, इसका मतलब ये चीज़ क्या वैलिड है, अगर आपके पास में कोई दो डिटर्मिनेंट दे रखे हैं, सही है, तो यू कैन मल्टीप्लाई या यू कैन इवेल्यूट द प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट बाय रो मल्टीप्लाई रो, रो बाय रो, रो बाय कॉलम, कॉलम बाय रो, और कॉलम बाय कॉलम। किसी भी तरीके से आप करोगे आंसर सेम आने वाला है। बात समझ में आ गई, क्लियरिटी है। ठीक है, तो आपकी मर्जी आप कैसे मल्टीप्लाई करना चाहते हो, आप रो बाय रो भी कर सकते हो और रो बाय कॉलम भी कर सकते हो। ठीक है, तो दो मैंने करके दिखाया, दो आपके लिए होमवर्क है, इसमें लिख लेना, दो आपके लिए होमवर्क है बेटा, एक बार करके देख के आना। तो हमने क्या किया था यहाँ पे कॉलम बाय रो, अभी क्या क्या बाकी है हमारे पास, कॉलम बाय कॉलम, और क्या बाकी है रो बाय कॉलम। तो इन दोनों से इसको आप इवेल्यूट करके देखोगे सेम नंबर को। आगे बढ़े, क्लियरिटी है। चलिए ठीक है।
कर लो, नोट कर लो। हाँ, रो बाय रो ना, ठीक है। रो बाय रो पहले ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे A11 आएगा, A12 आएगा, A21 आएगा, A22 आएगा। 1 1 का मतलब क्या है? फर्स्ट रो इज मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट रो, है ना, मगर फर्स्ट रो ऑफ फर्स्ट डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट रो ऑफ सेकेंड डिटर्मिनेंट, और वो पहला एलिमेंट देगा, यानी कि 1 मल्टीप्लाई ये -1 और प्लस 3 मल्टीप्लाई 0, उसने पहला एलिमेंट दिया। देखो ऐसे ही सभी निकालेंगे, आगे दिखाऊंगा अभी 2x2 में। क्लियरिटी है यहाँ तक का? चलिए ठीक है। अब यहाँ पे देखो ऊपर क्या दे रखा है, A1 A2 B1 B2 और सेकेंड में क्या L1 L2 M1 M2। चलिए ठीक है, इसको ही लेके सॉल्व करते हैं, इसमें ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसमें दिखाई देगा, देखो पहले वाला जो डेल्टा है इसमें क्या था, A1 A2 और B1 B2, ठीक है, और सेकेंड वाला जो डेल्टा है इसमें क्या है, L1 L2 और यहाँ पे क्या है, M1 और M2। क्लियर है बेटा? अभी हमने जो नहीं किया एक वो ले लेते हैं, रो बाय कॉलम। ठीक है, तो रो बाय कॉलम लेंगे, इसका मतलब क्या है, जब मैं यहाँ पे A11 लिखता हूँ इसका मतलब क्या, फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम। तो A1 मल्टीप्लाई L1 क्या आया, A1 L1 प्लस A2 M1, हाँ है ना बेटा, ऐसा आएगा। चलिए ठीक है, सेकेंड क्या आएगा, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय सेकेंड कॉलम, A1 L2 प्लस A2 M2, हाँ है ना बेटा, क्लियरिटी है ये चीज़? ठीक है, फिर यहाँ क्या आएगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, यानी B1 L1 प्लस B2 बोलो M1, ठीक है, फिर B1 L2 प्लस B2 M2, हाँ है ना बेटा, क्लियर है? ठीक है, अब देखो याद क्या रखना है, क्वेश्चन आपको ऐसे नहीं देगा, क्वेश्चन देगा इस तरह के फॉर्म में, ऐसे देगा और आपसे कहेगा इसको इवेल्यूट करो, सही है? तो इसको इवेल्यूट करने के लिए आप क्या देखोगे, सबसे पहले देखोगे कि इस वाले एक्सप्रेशन को आपको ब्रेक करके ऐसे बना देना है जो ऊपर आ रहे हैं। अब बनाएं कैसे? तो आप जब इस वाले टर्म में जाओगे तो आपको एक चीज़ें दिखाई दे रही होगी, देखो जैसे यहाँ A1 है A2 है कि नहीं, इसी तरह से यहाँ पे A1 है और A2 है, तो जो एलिमेंट रो में कॉमन आ रहा है, जो किस में आ रहा है, रो में कॉलम कॉमन आ रहा है, वो एलिमेंट आपका दोनों में से एक डिटर्मिनेंट में आ रहा होगा। ठीक है, अगर आपने कॉलम में लिया है तो आप ये देखोगे कि क्या दूसरा आने वाला एलिमेंट वो रो में कॉमन है या कॉलम में कॉमन है। अब यहां पे आपको कॉमन दिखाई दे रहा होगा, L1 M1 यहां पे भी है और L1 M1 यहां पे भी है, इसका मतलब ये किस में कॉमन है, कॉलम में कॉमन है। किस में कॉमन है, कॉलम में। बात समझ में आ गई? ऐसे कॉमन आता है इसका मतलब रो में कॉमन है, इधर को कॉमन आया इसका मतलब कॉलम में कॉमन है। तो जो दूसरा एलिमेंट L1 M1 आ रहा है वो दूसरे वाले डिटर्मिनेंट का पहला कॉलम हो जाएगा। बात समझ में आई? फिर इसमें कॉमन देखो A1 A2 है कि नहीं, यहां पे भी A1 A2 इसने क्या बताया, इसका क्या डिसाइड किया, फर्स्ट रो B1 B2 ये क्या डिसाइड करेगा, इसका सेकेंड रो। सिमिलरली L2 M2 ये क्या डिसाइड करेगा, इसका सेकेंड कॉलम। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, आपको क्वेश्चन कैसे मिलने वाला है, अब इस तरह के फॉर्म में आएगा, इसको ब्रेक करना पड़ेगा, शुरू में थोड़ा ट्रिकी लगेगा। क्लियर है? चलिए ठीक है, अब आगे देखते हैं इसको 3x3 का, फिर आप लिख लें। देखो अब यहां पे मल्टीप्लाई कैसे किया है, रो बाय रो में आप ये देखो कि फर्स्ट रो में क्या क्या एलिमेंट आ रहे हैं, A11 A12 और A13। अब A1 अगर आप रो बाय रो करोगे तो इस पूरे रो में जब आप देखोगे एलिमेंट, ठीक है, तो इस रो में आपको क्या दिखाई देगा, देखो यहां पे A11 A12 A13, इस वाले टर्म को आपने किससे मल्टीप्लाई करना शुरू किया, बोलो? फर्स्ट रो बाय रो है ना, रो बाय रो का मतलब क्या है, इसका पहला रो
और इसका पहला रो, हाँ है ना। जब रो बाय कॉलम बोलूंगा तो पहला रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम। तो आप ये देखो क्या A11, A12, A13 आपको यहां पे दिखाई दे रहा है, दिख रहा है कि नहीं? और यहां पे क्या है, B11, B12 और B13, वो भी है क्या? ये पहला एलिमेंट। फिर A12 के लिए क्या होगा, पहले वाले का रो और सेकंड वाले का दूसरा रो, ठीक है। यहां पे क्या आया, अच्छा एक सेकेंड, इन्होंने अभी हमने रो इधर को ले लिया ना, तो इसको रो बाय रो मत बोलो, ये इधर कॉमन हो गया, तो ये क्या हो गया, कॉलम बाय रो, ठीक है। और ये दिख रहा है A11, A11, A11 दिख रहा, A12, 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 A13, A13 और A13 ऐसे आ रहा है, तो ये कॉलम हो गया, सही है। यानी इसका कॉलम और इसका रो, ठीक है। तो ये पहला एलिमेंट। अब आप ये देखो कि कैसे मिला, फर्स्ट कॉलम में जाता है, ये वाला जो टर्म आप देख रहे हो इस वाले को, तो इसे आपने एक बार इससे मल्टीप्लाई किया, ठीक है। एक बार इसी को किससे मल्टीप्लाई किया है, B21, B22 और B23 से, ठीक है। फिर एक बार इसी को किससे मल्टीप्लाई किया है, B31, B32 और B33 से, हाँ है ना, हाँ। मगर यहां पे लिखने में एक मिस्टेक हुई है कि आपने रो को रो से तो मल्टीप्लाई कर रहे हो, मगर इसको इंटरचेंज करके यहां पे लिख दिया गया है। इंटरचेंज मतलब रो और कॉलम को इंटरचेंज करके। डिटर्मिनेंट सेम रहेगा तो रो और कॉलम को इंटरचेंज किया जा सकता है। जैसे ही मैं इंटरचेंज करूंगा तो जो इधर आने वाला है वो ऐसे आ जाएगा कि नहीं, मगर तरीका क्या हो रहा है, रो को किससे मल्टीप्लाई किया है, रो से, रो को किससे मल्टीप्लाई किया है, रो से, रो को किससे मल्टीप्लाई किया है, रो से। क्या ये बात समझ में आई? इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अब आगे आने वाला क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेगा और आपसे पूछा जाएगा फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो इसका डिटर्मिनेंट आपको पूछा जाएगा और इतने का डिटर्मिनेंट निकालना पॉसिबल डायरेक्ट नहीं है, तो हम उसको क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। तो आप एक ही चीज पे ध्यान दोगे कि मल्टीप्लाई कैसे हुआ है और इसको ब्रेक करके दो डिटर्मिनेंट में मैं कैसे लिखूंगा, हाँ है ना, ठीक है। अब आप ये बताओ कि अगर इस एलिमेंट में जो आप यहां पे देख रहे हो इसमें से कोई भी एक टर्म जीरो हो गया, क्या हो जाए, A13 जीरो हो जाए। जैसे ही A13 जीरो होगा ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, हाँ या ना, होगा कि नहीं? अगर A13 जीरो हो गया तो ये तीनों टर्म जीरो हो जाएंगे ना। तो आप ये बताओ कि आपके पास में यहां पे कितने एलिमेंट आए, यानी कितने टर्म आए, दो आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, दो टर्म। मान लो कि अगर यहां पे भी जीरो हो गया A12, तो A12 जीरो होगा तो ये भी क्या हो जाएगा। तो अगर आपके पास इस तरह का 3x3 का कोई डिटर्मिनेंट दिया है और उस डिटर्मिनेंट में बस एक ही एलिमेंट आ रहा है, इसका मतलब उस रो में दो जीरो हैं। कितने जीरो हैं? अगर दो टर्म आ रहे हैं तो कितने जीरो हैं? एक जीरो। क्या ये बात, अगर तीनों टर्म आ रहे हैं इसका मतलब एक भी जीरो। क्या ये चीज क्लियर हो गया? क्लियरिटी है यहां तक का? चलिए ठीक है, अब इसका यूज करेंगे हम आगे। चलो ये तो बेसिक मल्टीप्लाई है, इसको बाद में आते हैं, पहले इधर आते हैं। अब इसका डिटर्मिनेंट बताना है आपको। क्या बताना है? अब इसको ब्रेक करना है हमें। आप बताओ यहां पे कितने एलिमेंट आ रहे हैं, यहां कितने एलिमेंट, यहां पे कितना एलिमेंट, तो मुझे ये बताओ कि कितने जीरो आ रहे होंगे। दो में जीरो आ रहा होगा ना, ठीक है। फिर अब कॉमन एलिमेंट देखना शुरू करना है। मैं ये जानता हूं कि ये जो 3x3 का ऑर्डर आया हुआ है या इसमें एक में 3 टर्म्स आ रहे हैं, तो ये किसका प्रोडक्ट होगा? दो डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट होगा, हाँ या ना। क्या ये बात समझ में आई? चलिए ठीक है। अब क्योंकि इसमें x1 आ रहा है, यहां पे x1 आ रहा है, यहां पे क्या आ रहा है, x1 आ रहा है, बात समझ में आ गई? ठीक है। फिर क्योंकि यहां पे x2 आ रहा है, इसमें x2 आ रहा है मगर इसमें x2,
तो x2 जब किसी से मल्टीप्लाई हुआ होगा तो जो जिससे मल्टीप्लाई हुआ है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, यहां पे x3 आ रहा है, x3 आ रहा है, यहां पे भी x3 आना चाहिए था मगर नहीं है। नहीं है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता था, 0 मल्टीप्लाई x2 प्लस 0 मल्टीप्लाई x3, हाँ या ना। इसी तरह से यहाँ पे y1 है, y1 है, y1 है, तो y1 प्लस 0 मल्टीप्लाई y2 और 0 मल्टीप्लाई y3, हाँ या ना, ऐसा आ गया। अब इसी तरह से मैं यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई, देखो यहाँ 1 आ रहा है और फिर 1 के अकॉर्डिंगली हम ले लेंगे, सही है, ठीक है। अब क्या x1 x2 x3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तीनों में, तीनों में। अब आप कैसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, आप रो वाइज जाना चाहो रो वाइज चले जाओ, कॉलम वाइज जाना चाहो कॉलम। मुझे यहाँ पे कॉमन एलिमेंट दिख रहा है, इसमें कॉमन एलिमेंट दिख रहा है, ठीक है। तो आप ये देखो, क्या अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि x1 x2 x3 ऐसे ले लिया, ठीक है। x1 x2 x3 को मल्टीप्लाई करना है, मगर मल्टीप्लाई किससे करना है, ऐसे मल्टीप्लाई करना है कि यहाँ पे बस एक ही एलिमेंट है, क्योंकि ये क्या दे रहा है, a11 दे रहा है। a11 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम भी हो सकता है और फर्स्ट रो भी हो सकता था दूसरा का। तो क्या अगर आप रो चलना चाहते हो तो ऐसा कुछ होना चाहिए था कि नहीं। अब इससे मल्टीप्लाई करो, x1 ही आएगा ना, ठीक है। फिर सेकंड में आपके पास y1 y2 y3 है, ऐसा है कि नहीं। अब ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम या सेकंड रो फर्स्ट रो, ऐसा सही है ना। तो आप ये देखो, जब इसे मल्टीप्लाई करोगे बस आपको y1 मिलेगा कि नहीं, क्या मिलेगा, y1 मिलेगा। आप इसे मल्टीप्लाई करो इसके साथ, हाँ हाँ सॉरी y3 आएगा। इसे मल्टीप्लाई करेंगे y1 आएगा, ठीक है। अब लास्ट वाला टर्म क्या दिख रहा है आपको, वहां पे 1 आ रहा है, कितना आ रहा है। अगर यहाँ पे 1 1 1 भी होता तो 1 मल्टीप्लाई 1 1 देगा, ये 0 होगा और ये 0 होगा, हाँ या ना, ठीक है। अब जो बचे हुए हैं उसको देखते हैं। आप देखो, क्या ए बी सी इसमें आ रहा है, ए बी सी इसमें आ रहा है, ए बी सी इसमें आ रहा है, तीनों में ए बी सी है, दिखा क्या ए बी सी। तो इसमें एक जो रो होगा वो क्या हो सकता है, ए बी सी। यहां पे ये इक्वल टू नहीं है, माइनस साइन है, माइनस ए बी और सी, माइनस ए बी और सी, माइनस ए बी और सी। तो क्या आपको लग रहा है यहां माइनस ए बी और सी होना चाहिए, है ना। फिर से वापस आ जाते हैं, एक बार देखते हैं हमने क्या किया है। 3x3 में जब हमने देखा था तो मैंने आपको ये बोला कि जब आप इसको देखोगे तो यहाँ पे आने वाले जो a11 a12 a13 एलिमेंट है, या तो ये 3 रो या 3 कॉलम में दिखाई देंगे। a11 a12 a13 इसमें भी दिखाई दे रहा है, इसमें भी दिखाई दे रहा है, इसमें भी दिखाई दे रहा है। तीनों में दिखाई देने का मतलब है ये कि एक रो या एक कॉलम होगा, ठीक है। इसी तरह से आपका a21 a22 a23 यहां पे दिखाई दे रहा है, यहां दिखाई दे रहा है, यहां दिखाई दे रहा है। अगर तीनों में आएगा इसका मतलब एक रो या एक कॉलम है। तो जो भी कॉमन आ रहेंगे तीनों में, तीनों रो या तीनों कॉलम में कॉमन आएंगे, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, पहले वाले का आइदर 1 रो और एक कॉलम को। बात समझ में आई। तो आपको बस क्या देखना शुरू करना है कि कॉमन कौन सा है। बात समझ में आ गई। सिमिलरली आप जब B11 B12 B13 देखोगे तो ये भी 3 कॉलम में कॉमन होगा। यहां पे कॉमन है, यहां पे है और यहां पे है। दिख रहा है क्या, तीनों में दिख रहा है, क्लियरिटी है, ठीक है। तो यही बेसिक चीज मैं वहां पे यूज कर रहा हूं। मैं क्या यूज कर रहा हूं यहां पे कि मुझे दिख रहा है ए बी सी ए बी सी ए बी सी तीनों में है, यानी कि ये एक डिटर्मिनेंट का एक रो या कॉलम होगा। क्लियर है। इसी तरह से माइनस ए बी सी माइनस ए बी सी माइनस ए बी सी ये तीनों में, यानी कि ये दूसरा कॉलम हो गया। बात समझ में आई। अब क्योंकि x1 यहां पे ऐसे दिख रहा था, x1 x2 x3 y1 y2 y3, तो इसीलिए मैंने इधर बना लिया। अब आप ये बताओ कि इसको सॉल्व करने से ज्यादा बेटर इसको सॉल्व करना है कि नहीं। इसको सॉल्व करना ज्यादा आसान है। अब इसमें भी क्या सॉल्व करना, आप देखो कि
इसमें आप क्या देख रहे हो कि ये वाला टर्म है, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब आप बताओ कि इस वाले टर्म को मैं जब इसके अबाउट सॉल्व करूंगा तो मुझे BC माइनस क्या मिलेगा, और ये कितना होगा, तो 0 मल्टीप्लाई समथिंग क्या हो जाएगा, आ गया आंसर। मगर यहां से यहां तक का आने का जो प्रोसेस है वो टफ वाला पार्ट है, वो काम आपको अपने दिमाग से करना पड़ेगा। क्लियर है? और जैसे जैसे आप 5-6 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे वो इजी लगने लगेगा। समझ में आया क्या? हाँ बोलो, ये कैसे आया, एक बार फिर से बता दूं? हाँ हाँ, मैंने क्या बोला, पहले 2 बातें ध्यान रखनी है आपको। एक तो मैंने क्या बोला कि अगर एक ही एलिमेंट है, कितने एलिमेंट, तो 2 क्या होंगे, अगर 2 एलिमेंट है तो कितने 0, ये तो क्लियरिटी है ना। तो यहां एक एलिमेंट आया है, इसका मतलब 2 0 हैं, ठीक है, तो मैंने 2 0 बना दिए। अब x1 आ रहा है तो ये x1 किसी से तो मल्टीप्लाई हुआ होगा ना, तो इस x1 को लिखने का तरीका क्या किया मैंने, 1 मल्टीप्लाई x1, 0 मल्टीप्लाई x2, 0 मल्टीप्लाई x3, बन गया पूरा। इसी तरह से यहां पे 1 मल्टीप्लाई y1, 0 मल्टीप्लाई y2 और 0 मल्टीप्लाई y3, देखो क्या 1 0 0 तीनों में आ जाएगा, हाँ है ना। तो इस तरह से बनाएंगे, थोड़ा सोचना, घर पे भी जाके आप सोचना। एक क्वेश्चन और मैं इलस्ट्रेट कर रहा हूं इससे, ये देखो टर्म, ऐसे मतलब ये भी नहीं, ये वाला, ठीक है। पहले आप बताओ यहां पे कितने टर्म है, 1 या 2, 2a1 लिखा है तो इसको a1 b1 प्लस a1 b1 ऐसा लिख सकता हूं। यहां पे कितने टर्म है, a1 b2 प्लस a2 b1, a1 b3 प्लस a3 b1, हाँ है ना। यहां पे देखो कितना है, a1 b2 प्लस a2 b1, a2 b2 प्लस a2 b2, a3 b2 प्लस a2 b2, a1 b3 प्लस a3 b1, a2 b3 प्लस a3 b2 और a3 b3 प्लस a3 b3, हाँ है ना बेटा। अब आपको क्या करना है, ब्रेक करना है। इसमें कितने टर्म है, 2 टर्म है, एक टर्म नहीं है ना, तो वो 0 होगा कि नहीं, लग रहा है 0 होगा। 3 टर्म होने चाहिए थे ना, मगर हैं कितने, तो एक क्या होगा, यहां पे भी एक क्या होगा, यहां पे भी एक क्या होगा, ऐसा होना चाहिए। बात समझ में आ गई, ठीक है। सिमिलरली देखो सब में एक 0 होना चाहिए, बात समझ में। अब आप बताओ कि इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है क्या आपको, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है यहां पे या यहां पे, या तो आप रो में बताओ या कॉलम में बताओ, जो दोनों में हो कॉमन दिखना चाहिए। a1 और a1 b1, a1 b1, a1 b1 दोनों में है कि नहीं, चलो ठीक है। इसका मतलब जब आप इस तरह से डिटर्मिनेंट बनाओगे तो एक में क्या आएगा, a1 b1 आएगा, हाँ है ना, क्योंकि दोनों में दिख रहा है, ठीक है। अच्छा यहां पे कॉमन देखो तो क्या है, a2 b2 है ना, a2 और b2, a2 और, क्लियर है, a2 और b2 सही है। थर्ड वाले में आओ, अब तो सिंपल समझ में आता है, a3 और a3 और a3 और, ठीक है, a3 b3, अभी मुझे नहीं पता इधर क्या आने वाला है ना, सही है। ये तो हो गया कि हमने देखा कि तीनों रो में आ रहे थे। अब कॉलम में देखो, सॉरी कॉलम में आए थे, अब रो में देखो तो इसमें देखो, इसमें a1 और b1 लिया था ना, अभी b1 a1 नहीं दिख रहा, b1 a1 दिख रहा है। अच्छा यहां पे आपको b1 a1 दिख रहा है, यहां पे भी b1 a1 दिख रहा है,
तो क्या मैं B1 और A1 ऐसा लिख सकता हूं? ठीक है, सही है। अभी पहले मल्टीप्लाई करके भी देखना है। इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा क्या मिलेगा? A1 B1। इसे इससे मल्टीप्लाई करूंगा क्या मिलेगा? B1 A1। वो पहला वाला एलिमेंट आ गया। A2 B1 B2 A1 ऐसा कहीं पे है क्या? A2 B1 और B2 A1 है कि नहीं? क्लियर है? ये सही है। सिमिलरली इसमें क्या होगा? अब तो ऐसे सब भी बना सकते हो। अगर ये B1 था तो अब ये क्या हो जाएगा? B2 और A2, और ये क्या हो जाएगा? B3 और A3। बात समझ में आ गई? यहां तक क्लियर है? ठीक है। अब थर्ड वाले रो का भी तो कुछ ना कुछ देखना पड़ेगा। जब यहां पे एलिमेंट आ रहे हैं तो आपने इसे मल्टीप्लाई कर दिया इससे, इसे मल्टीप्लाई कर दिया इससे। बात समझ में आई? अब यहां पे जो एलिमेंट आएगा वो इससे मल्टीप्लाई होना चाहिए था कि नहीं? है कि नहीं? और वो 0 देना चाहिए। कितना देना चाहिए? अब 0 तो यानी या तो किसी इसमें 0 आ जाए या तो इसमें 0 आ जाए। हाँ है ना? ठीक है। तो अगर आप तो या तो आप इसमें 0 ले लो या यहां ले लो। मान लो मैंने यहां पे 1 ले लिया और यहां पे कर दिया 0, तो 0 आ जाएगा। अगर मैं 1 करता तो 0 आता क्या? नहीं आता ना। ठीक है। अब आपने इसे मल्टीप्लाई कर लिया इससे, अब इस वाले को इससे मल्टीप्लाई कर रहे हो। देखो इस वाले को भी जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पे भी 0 आ रहा है। अब हो सकता है कि ये 0 हो जाए या 1 हो जाए, मैं नहीं जानता। बात समझ में? मैं ले लेता हूं 1, थोड़ी देर के लिए 1 ले लिया। सही है। सिमिलरली यहां पे भी नहीं है तो यहां पे भी 1 ले लिया। क्लियरिटी है? क्लियरिटी है क्या? ठीक है। अब आप ये देखो कि जब आप सेकेंड को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 तभी आ सकता है जब यहां पे 0। हाँ है ना? और ये वाला भी तभी 0 आ सकता है जब यहां 0। हाँ है ना? क्या कहते हो? तो मैं क्या कह रहा हूं, यहां से यहां आना इतना इजी तरीका नहीं है। जितनी आसानी से आपने इसको मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख लिया, उतना ही टफ यहां से यहां आना है। तो उसके लिए प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे तभी दिखाई देगा। अब अगर एक रो सभी 0 आ जाए, अब देखो तो आप अप्लाई करके देखो। मान लो मुझे ये वाला लिखना है, A3 B3 1, A3 B3 1 को इससे मल्टीप्लाई करो, A3 B1 B3 A1 और 1 मल्टीप्लाई 0 आ गया। A3 B2 B3 A2 और 1 मल्टीप्लाई 0 आ गया, और लास्ट वाला भी 0 आ जाएगा। बात समझ में आई? इसका मतलब क्या है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट में 2 ही टर्म दिख रहे हैं सब में, तो एक पूरा का पूरा रो क्या है? एक पूरा का पूरा रो क्या है? क्लियरिटी है? समझ में आया? तो इसका मतलब इसका डिटर्मिनेंट कितना आने वाला है? क्लियरिटी है? एक क्वेश्चन ऐसे ही है। मॉड्यूल आए हो क्या? मॉड्यूल आए हो आप लोग? चलो ठीक है। एक क्वेश्चन इसमें ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 9, पेज नंबर 152। A plus B, A plus 2B, A plus 3B, A plus 2B, A plus 4B, A plus 3B, A plus 5B, A plus 4B, A plus 6B। बेटा वो तो मुझे भी पता है। हाँ, क्वेश्चन दिया इसीलिए। कितने टर्म दिख रहे हैं सब में? तो आप आगे के लिए याद रखो कि अगर आपको इतना बड़ा कोई एक्सप्रेशन दिखाई देता है जिसमें कितने टर्म है? 2 टर्म सब में, उसका मतलब वो पूरा एक रो क्या हो जाएगा? एक रो 0 हो जाएगा। क्लियर है? तो उस केस में आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। हाँ लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा वाला बन जाएगा 0, आप लिखते जाओ, कोई दिक्कत नहीं। मैं दिखाऊंगा, आगे दिखाऊंगा।
क्लियरिटी है यहाँ तक का? समझ में आया क्या? ठीक है, टफ वाला पार्ट आपको समझ में आ गया है, मगर यहां से यहां आना अभी भी डिफिकल्ट है। सॉरी, यहां से आने, यहां से यहां आना, ठीक है? तो ये प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा, इतनी आसानी से आने वाला नहीं है। चलिए ठीक है, कुछ क्वेश्चन और हम करने वाले हैं इस पे, मगर उससे पहले एक प्रॉपर्टी कर लेंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये बेसिक वैसे ही है। चलो मैं ही करा देता हूँ, मैं ही करा देता हूँ। इसको एक्सपेंड करो, क्या मिलेगा बोलो? यहाँ इसको एक्सपेंड करो, 1 + 2ax + a² x²। ठीक है, यहाँ क्या आएगा? 1 + 2ay + a² y², 1 + 2az + a² z²। क्लियर है? ठीक है, यहाँ क्या आएगा? 1 + 2bx + b² x², 1 + 2by + b² y², 1 + 2bz + b² z²। वन + 2cy + c² y², 1 + 2cz + c² z। अच्छा, आप बनाने की ट्राई करोगे क्या एक बार? अभी इसमें देखो सभी टर्म है, 3 टर्म है, तो कोई भी जीरो, एक पूरा रो जीरो नहीं हो सकता। सभी एलिमेंट है, इसका मतलब कोई भी एलिमेंट जीरो नहीं है। कॉमन दिख रहा है क्या? ये तो समझ में आ रहा है कि क्या है ये? 3 × 3 के 2 डिटर्मिनेंट है। बनाने की कोशिश करो, तो ट्राई करो, थोड़ा लगाओ दिमाग। कॉमन देखो, कॉमन कुछ कॉमन दिख रहा है? पहले बताओ, रो देखूं या कॉलम देखूं? रो या कॉलम? रो या कॉलम? कॉलम, ठीक है। कॉलम में 1x x², 1x x², 1x x² दिख रहे हैं तीनों में, यानी ये एक रो या कॉलम होगा। क्लियरिटी है? अच्छा 2 भी ले ले यार, कोई दिक्कत नहीं। 1a² है, जैसे मैं इधर आया तो 1b b² हो गया और 1c c² हो गया, यानी ये कॉमन नहीं है। मगर 1a² 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 तीनों में है। देखो बात समझ में आई? दिख रहा है क्या? ट्राई करो तो एक बार बनाने की, बताता हूँ फिर। एक बार ट्राई करो, थोड़ा लगाओ दिमाग, क्या होगा। जाओ उठाओ भाई, जाओ जाओ। और ये बैग थोड़ा इधर उधर रखा करो भाई, एक बार मैं देखूं भी तो पीछे जाके। हाँ, कुछ आ रहा है? अरे मेरे भरोसे क्यों बैठे हो? कुछ सोचो तो कुछ तो आएगा। वन a² तीनों में दिख रहा है। इन तीनों में क्या दिख रहा है? 1a। इन तीनों में क्या दिख रहा है? सॉरी, 1x x² दिख रहा था ना, 1a लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं। चलो इसको हटा देते हैं। वन एक्स x² आपको दिख रहा है, इसमें कॉमन दिख रहा है। इसमें क्या दिख रहा है? 1y। और इसमें क्या दिख रहा है? 1z दिख रहा है क्या? इधर ले लो, इधर ले लो, इधर ले लो, कहीं भी ले लो, एक बात है। अच्छा 1a 2a और a² सब में, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी। तो 1 2a और सिमिलरली 1 2b और 1 2c और, हाँ है ना? ऐसा लिख सकता हूं। 2 दोनों में कॉमन है क्या?
2 कॉमन ले ले तो बाहर आ जाएगा 1 1 1 1 एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, 1 1 1 ए बी सी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और, अच्छा इसका एक्सपेंशन जानते हो आप, मैंने कहा था याद कर लो, बोलो 2 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस वाई, ऐसा तो नहीं आएगा, ऐसा नहीं होगा, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, ऐसा आएगा क्या? कंफर्म है वही होगा, क्लियर है, पक्का कंफर्म, और गलत हुए तो चलो देखते हैं। कोई दो रो को जीरो बनाए, इसकी हेल्प से इसको और इसको जीरो बना देता हूँ। मान लो मैंने 1x और एक्स स्क्वायर लिया, इससे ये जीरो बना दे तो जीरो, y माइनस एक्स आ गया, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, जीरो आ गया, z माइनस एक्स आ गया और जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कॉमन क्या ले लें, कॉमन क्या ले लें, y माइनस और z माइनस एक्स कॉमन, तो क्या बचेगा यहाँ पे 1x एक्स स्क्वायर, 0 1 और y प्लस एक्स, और 0 1 और, अरे यार और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हटेगा कैसे, यहाँ पे क्या आया था अपना y प्लस एक्स, यहाँ क्या आएगा z प्लस एक्स, ठीक है, ये मल्टीप्लाई होगा तो सही है, क्लियर है। तो ऐसे नहीं आएगा, इसकी जगह क्या आने वाला है 2 टाइम्स ऑफ x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस, इसी तरह से यहाँ पे क्या आएगा a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस, तो ये आंसर। क्लियरिटी है, ब्रेक करना समझ में आया कैसे ब्रेक करेंगे, अभी तो थोड़ा बहुत तो आने लग गया होगा, चलो ठीक है। अभी आज की क्लास में हम ब्रेक करना सीख गए ना, इसका मतलब बहुत सारी चीज़ें सीख गए। हाँ हाँ क्लियर है, ठीक है। आप एक और नई प्रॉपर्टी सीख रहे हैं इस पे, और बीच बीच में ना आप लोगों को यस सर बोलते रहना है, मतलब एक साथ नहीं, जो नहीं बोलेगा यानी कि वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, और रीज़न आप समझो कि उसको नींद आएगी, ये श्योरिटी है। जो क्लास में पार्टिसिपेट नहीं करेगा उसको नींद आएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। हाँ क्या यहाँ तक क्लियर है? चलिए ठीक है, अब एक और नई प्रॉपर्टी सीखने जा रहे हैं, सही है। अब इसमें क्या है, आप ये देखो, ये एक डिटर्मिनेंट ले लिया मैंने, क्या ले लिया एक, और इस डिटर्मिनेंट का ही एक कोफैक्टर मैट्रिक्स ले लिया, क्या ले रहा हूं, कोफैक्टर मैट्रिक्स, या डिटर्मिनेंट बोलना चाहो तो आप कोफैक्टर डिटर्मिनेंट भी बोल सकते हो। अच्छा कोफैक्टर तो जानते हो ना आप, जानते हो, मुझे ये बताओ कि A11 का कोफैक्टर कौन होगा? हाँ मतलब ये वाला टर्म, और उसके साथ साइन भी आएगा, -1 की पावर i प्लस जे, क्लियर है, यानी C11 बोल सकता हूं क्या मैं इसको, ठीक है। A12 को क्या बोल सकता हूं कोफैक्टर, C12, और A13 का कोफैक्टर, तो यहां पे जो आप डिटर्मिनेंट देख रहे हो इसको हम C डिटर्मिनेंट से रिप्रेजेंट कर देते हैं, यानी कोफैक्टर डिटर्मिनेंट। किसे रिप्रेजेंट कर दिया? अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि अगर किसी डिटर्मिनेंट को उसी के कोफैक्टर डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आएगा क्या, सही है। तो यहाँ पे एलिमेंट क्या है, फिर से वो A11, A12 और A13, A21, A22 और A23, A31, A32 और A33। अब यहाँ पे क्या है, C11, C1 और C13, C21, C22 और C2, C31, C32 और, क्लियरिटी है बेटा यहाँ तक का?
चलिए ठीक है, अब कौन बताएगा? पहले देखो, ये जब ये क्या है, इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है, इसका ऑर्डर भी फाइनल मल्टीप्लाई होगा तो ऑर्डर क्या आएगा? ऑर्डर क्या आएगा? ठीक है, अब मैं क्या करने जा रहा हूं यहां पे, इसे रो बाय रो से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं। कैसे मल्टीप्लाई कर रहा हूं? रो बाय रो, सही है? आप बताओ एक, हाँ, इसे जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? हाँ, अच्छा, A11 C11 A12 C12 A13, ठीक है। अभी आप बताओ कि आपने ऐसा एक्सप्रेशन कहीं देखा था पहले? क्या है ये? किसका किसका डिटर्मिनेंट है? उसका क्या? वहां तो 2 हैं। उसका या पुष्पा? इसका या इसका? फर्स्ट वाले का। इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं? हम जानते हैं ना, इफ वी मल्टीप्लाइड एनी रो एलिमेंट विद देयर कोफैक्टर देन वी गेट ए डेल्टा या डिटर्मिनेंट। तो जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करने वाला हूं, मतलब फाइनल जो फर्स्ट एलिमेंट आएगा क्या वो डेल्टा आएगा? मगर फर्स्ट रो के एलिमेंट को जब सेकेंड रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट रो के एलिमेंट को थर्ड रो के कोफैक्टर से, ठीक है, सेकेंड रो को फर्स्ट रो से, बहुत बढ़िया, सेकेंड रो को सेकेंड कोफैक्टर, और फिर सेकेंड रो को यहाँ, बहुत बढ़िया, थर्ड रो को फर्स्ट से, फिर यहाँ पे, हाँ या ना? क्लियर है? ठीक है। अब जब मैं इसका डिटर्मिनेंट लूंगा तो डेल्टा क्यूब बाहर आएगा। अब यहाँ 1 आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 0 0 0 1 आएगा। इसका डिटर्मिनेंट बताओ। 1 आएगा क्या? चलिए ठीक है, इसका मतलब इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पे डिटर्मिनेंट क्या आ गया? क्यूब आ गया। क्लियर है? अब आप ये देखो, जब मैंने इसे आपस में मल्टीप्लाई किया था तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, एक तो डेल्टा है ऑलरेडी और दूसरा किसका है? कोफैक्टर मैट्रिक्स है। बात समझ में आ गई? तो मुझे फाइनली इसको सॉल्व करने के बाद क्या दिखाई दे रहा है कि डेल्टा मल्टीप्लाई सी इक्वल टू डेल्टा क्यूब। तो एक डेल्टा से एक डेल्टा, तो सी का डिटर्मिनेंट, सी का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल है? सी का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल है? डेल्टा स्क्वायर के। बात समझ में? अब आप ये बताओ कि अगर इस, ये जो आप यहाँ पे जो आप डिटर्मिनेंट ले रहे हो, क्योंकि इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 था, कितना था इसका ऑर्डर? इसीलिए जब मैंने यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ पे कितना आया? डेल्टा क्यूब आया। अगर इसका ऑर्डर n क्रॉस n होता तो यहाँ पे कितना आता? डेल्टा की पावर n आता। और अभी भी ये वाला टर्म डेल्टा मल्टीप्लाई कोफैक्टर के डिटर्मिनेंट के इक्वल होता कि नहीं? अगर n क्रॉस n का ऑर्डर होता तभी भी डेल्टा मल्टीप्लाई c जो है वो किसके इक्वल होता? डेल्टा की पावर n के। हाँ है ना? ठीक है। तो फाइनली मैंने यहां से क्या सीखा कि इफ वी हैव n क्रॉस n ऑर्डर डिटर्मिनेंट and its cofactor determinant। क्लियर है? तो अगर मैं डेल्टा मल्टीप्लाई सी करूं तो ये डेल्टा की पावर कितना होगा? ये सबको समझ में आया? इसका मतलब कोफैक्टर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा? किसके इक्वल होगा? बहुत बढ़िया। ऐसा, तो ये क्या हो गया आपका? डिटर्मिनेंट ऑफ कोफैक्टर। ठीक है? क्लियरिटी है? समझ में आ गया? अब जैसे इसका मतलब अगर 4 क्रॉस 4 का मेरे पास दिया हुआ है तो मैं उसका डिटर्मिनेंट डायरेक्टली निकाल सकता हूँ। ये समझ में आ गया ना? अब देखो इसका यूज कितना बेहतरीन है। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है क्या? एक डेल्टा 1 दिया है, एक दूसरा
इसका डिटर्मिनेंट, हाँ मैं भी पीछे आ जाऊंगा स्लाइड में। इसका डिटर्मिनेंट निकालना इतना आसान है क्या? डायरेक्टली निकाल सकते हो, मगर ये है क्या इसको समझ लेते हैं। आप ये देखो तो इस पहले एलिमेंट का कोफैक्टर निकालो, फर्स्ट एलिमेंट का कोफैक्टर देखो, निकाल के देखते हैं क्या आएगा। वाई जेड माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा आएगा क्या? सेकेंड एलिमेंट का कोफैक्टर निकालो, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स तो आएगा बेटा, मगर माइनस से मल्टीप्लाई भी होगा क्या? अगर माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स जेड को पहले आना चाहिए और वाई स्क्वायर को। तो इस वाले टर्म को क्यों ना मैं ऐसे लिख दूं, एक्स जेड माइनस, ठीक है। और थर्ड वाला देखो तो थर्ड वाले का बताओ, यहां पे बताओ। अब ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, तो जैसे मल्टीप्लाई करोगे वैसे ही लिख दोगे, यानी कि एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर। दिखा क्या? एक और ले लेते हैं, इसका बताओ, वाई का बताओ। पहली बात बताओ कि वाई का कोफैक्टर पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव, बहुत बढ़िया। और फिर ये मल्टीप्लाई होगा, क्या देगा? वाई स्क्वायर माइनस, माइनस से मल्टीप्लाई कर दे तो एक्स जेड माइनस, वहां देखो तो, वहां देखो क्या है वो, कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या है। और कोफैक्टर मैट्रिक्स का जब डिटर्मिनेंट निकाला जाता है तो ये क्या होगा? ये डिटर्मिनेंट का स्क्वायर होगा क्या? इसका मतलब ये डेल्टा स्क्वायर है और ये क्या है? तो आंसर कितना? बस क्वेश्चन पूरा थोड़ी सॉल्व करना है। समझ में आया? चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। अब नोट कर लो, यहां से नोट कर लो। समझ में आया क्या? मेरे साथ चलोगे बेटा तो हो सकता है कि शुरू में थोड़ी प्रॉब्लम हो, मगर जो बच्चा मेरे साथ साथ चलेगा आने वाले 10 to 15 डेज के बाद में उसको सब कुछ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब मेरे साथ चलने का मतलब क्या है कि जो मैं समझा रहा हूं तो दिमाग यहां पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई हम कहीं और सोच में चले गए, देख तो आगे रहे मगर दिमाग में कुछ और चल रहा है। और दूसरी बात, जब पूछता हूं तो यस सर आप बोलोगे तो आपको नींद नहीं आएगी, अच्छी बात है वो, है ना। चलो बहुत बढ़िया। अरे ऐसे भी नहीं करना है भाई, मतलब एक डिफरेंस क्रिएट करो कि रोड में चलने वाले जो मवाली होते हैं और जो इंजीनियर्स होते हैं जो तुम बनने वाले हो, उन दोनों के बीच में एक डिफरेंस अब में दिखना चाहिए ना यार, दिखना चाहिए कि नहीं। अब एक भाई गोल्ड से ही तो बहुत सारे ज्वेलरी बनाओगे ना, कोयले से थोड़ी बना दोगे। तो मैं जो जिसके अंदर दिखाई देगा कि ये इंजीनियर बन सकता है तो वैसी क्वालिटी तो दिखनी चाहिए तुम में, है ना। तो थोड़ा वैसा डेकोरम भी मेंटेन करके चलोगे। हाँ क्लियरिटी है, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। मुझे ये समझ में आ गया कि ऐसा कोई भी कॉम्प्लिकेटेड कोफैक्टर अगर दिया है तो मैं पहले चेक कर लूं क्या ये कोफैक्टर है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये आईआईटी का क्वेश्चन है, वो भी मेंस का नहीं, किसका? एडवांस का, ठीक है। सॉल्व करें क्या हम? आ जाओ सॉल्व करते हैं। आंसर भी पता चल गया, चलो यही सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहले बताओ तो क्या करें, एक्सपेंड्स करके लिखो, क्या आएगा यहाँ पे? 1 2 अल्फा और अल्फा 1 + 4 अल्फा + 4 अल्फा 1 + 6 अल्फा प्लस, क्लियरिटी है? कुछ कॉमन दिख रहा है तीनों में? 1 अल्फा और दिख रहा है सबको, ठीक है। सेकेंड में यहां क्या आएगा? 4 + 4 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, बहुत बढ़िया। 4 +
कितना 8 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, ठीक है। यहां पे बोलो एक साथ 9 अल्फा स्क्वायर, क्लियरिटी है। हाँ, यहां क्या हो जाएगा, इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। यहां पे क्या आएगा 9 और 6 अल्फा प्लस, बहुत बढ़िया। यहां पे 12 अल्फा, बहुत बढ़िया। 9 18 प्लस, बहुत बढ़िया। इसका मतलब यह है कि आपने इसको ब्रेक करके 3x3 में लिख तो लिया। इसमें कोई एलिमेंट आपको लग रहा है, देखो सब में 3 टर्म्स है। इसका मतलब जब इसको ब्रेक करके आप 2 डिटर्मिनेंट बनाओगे तो एक भी 0। अब आप यहां से कॉमन देखो और 2 डिटर्मिनेंट बनाने की कोशिश करो। जो बना देगा उसको मेरी तरफ से एक चॉकलेट, वो भी कैडबरी वाली। कितने वाली? 100 वाली, जो ब्रेक कर देगा। बेटा ब्रेक करो, और क्या, बता तो दिया है। बना लिया, सॉल्व कर लो। अगर बना लिया तो सॉल्व भी कर लोगे। बनाने के बाद सॉल्व करना एक ही लाइन का है। हाँ, मतलब आप ये समझ रहे हो कि यहां तक का करना इजी है और यहां से यहां आना वहीं पे सोचना है बेटा। इसीलिए बोल रहा हूं कि थोड़ा तो दिमाग लगाना पड़ेगा। अच्छा, कुछ कॉमन दिख रहा है? पहले मेरे साथ चलना, चलो। इसका मतलब ये चॉकलेट कैंसिल, हाँ चलो ठीक है। यहां पे आ जाते हैं। अरे एक मिनट, आप देखो 1 अल्फा स्क्वायर, इसमें दिख रहा है 1 अल्फा स्क्वायर। भाई सेम होना चाहिए ना सब में। 1 अल्फा स्क्वायर तीनों में दिखा, क्लियरिटी है ये। चलिए ठीक है। अब मान लो कि आपने एक लिख दिया, मान लो मे भी ऐसा हो सकता है, मैं इस तरह से कर रहा हूं कि अगर मुझे आइडिया नहीं है तो हम क्या करते, ऐसे लिखते। यानी इस पूरे में मुझे जो कॉमन दिखाई दिया वो 1 अल्फा स्क्वायर दिख रहा है। इसमें 1 अल्फा स्क्वायर दिख रहा है क्या? 1 अल्फा स्क्वायर दिख रहा, 1 अल्फा स्क्वायर दिख रहा है, 1 अल्फा स्क्वायर, 1 अल्फा स्क्वायर, 1 अल्फा स्क्वायर। इसका मतलब ये दिख गया, ठीक है। मान लो कि मैंने 3 बार ऐसा लिख दिया। करने के लिए मैं ऐसे भी कर सकता था क्योंकि 3 दिख रहा है, मगर अगर कोई 2 रो आइडेंटिकल होगा तो डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा? यानी कि ये तीनों आइडेंटिकल नहीं है। बात समझ में आई? दिख तीनों में कॉमन रहा है, मगर अगर ये आइडेंटिकल होंगे तो 0, और 0 तो है नहीं आंसर, तो कुछ तो चेंज आया। 1 2 अल्फा स्क्वायर, 1 यहां पे 2 अल्फा दिख रहा है क्या आपको? यहां पे अल्फा स्क्वायर दिख रहा, 1 2 अल्फा दिख रहा है,
अल्फा स्क्वायर दिख रहा है, तो ये क्या हो गया, एक को ले लिया मैंने 2 अल्फा। क्लियर है? अच्छा यहां पे आप ये देखो 1 4 अल्फा 4 अल्फा 4 अल्फा दिख रहा है क्या? तो यहां कितना, यहां पे 6 6 और 6 अल्फा तीनों में दिख रहा है, तो यहां पे 6 ले लूं। क्लियर है क्या? अभी तीनों डिफरेंट है क्या? अभी तीनों डिफरेंट है। अगर डिफरेंट है तो अब 0 नहीं हो सकता। अब मल्टीप्लाई करने देखना है, 1 2 अल्फा अल्फा स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई होगी, यही सेम नंबर आ जाए। इसके मतलब, इसका मतलब है कि आप 1 से ले लो, मैं रो कॉलम ले लेता हूँ इस बार, ठीक है। 1 1 से मल्टीप्लाई 2 अल्फा इससे और ये इससे। क्लियर? ठीक है, एक एलिमेंट आ गया। अच्छा 1 4 अल्फा 4 अल्फा स्क्वायर 4 अल्फा स्क्वायर है ना, मगर यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना है, अल्फा स्क्वायर। चलो ठीक है, अब किससे मल्टीप्लाई करें, ये सेकेंड रो है, यहाँ पे 4 आ रहा है 4 आ रहा है और ठीक है, चलो ठीक है, ठीक हम क्या करते हैं, मान लो 4 कर लेते हैं, तो 1 मल्टीप्लाई 4 हो गया, 4 आया। यहाँ पे 2 ले लो, सॉरी 2 नहीं 1 ले लेते हैं, मैं ये बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो 1 मल्टीप्लाई 4 4 अल्फा मल्टीप्लाई 1 और यहाँ पे कितना है, मगर आप देखो ये एलिमेंट कब मिलता है, जब इसको मल्टीप्लाई करता है सेकेंड कॉलम से, हाँ या ना। तो पहले वाले को करना चाहिए, तो फर्स्ट वाले को 1 मल्टीप्लाई क्या करें कि मुझे क्या मिल जाए, ये देखो फर्स्ट ए 1 1 है, ये 1 2 है, ये 1 3 है, ऐसा है कि नहीं। तो मुझे ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं ये बनाना चाहता हूँ या सॉरी ये बनाना चाहता हूँ या ये बनाना चाहता हूँ। क्लियरिटी है? ठीक है, तो मान लेते हैं कि हम अगर ये बनाना चाहते हैं तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, 1 2 अल्फा और यहाँ पे 4, ठीक है। तो इसका मतलब जब मैं इसे इससे मल्टीप्लाई करता तो मुझे क्या चाहिए, देखना अभी बताना क्या 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 मल्टीप्लाई करना चाहिए, आप ही लोग बोलना। 1 मल्टीप्लाई 1, देखो 1 आया, यहाँ पे 1 आ गया तो 1 है। 2 अल्फा को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 4 मिल जाए, 4 अल्फा मिल जाए 2 से। अल्फा स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 4 अल्फा स्क्वायर मिल जाए 4 से, हाँ या ना। ठीक है, अब ये चाहते हैं हम 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 1 मिल जाए, 2 अल्फा को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 6 अल्फा मिल जाए, और अल्फा स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 9 अल्फा। दिखा क्या? क्लैरिटी है? चलो ठीक है, अब आप और भी देखते हैं, इस वाले टर्म को फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई करो, 1 4 अल्फा अल्फा स्क्वायर मिलेगा, हाँ या ना, मिलेगा। 1 क्या मिलेगा, 1 4 अल्फा, और इसमें ना मैंने कुछ मिस्टेक की है क्या, 1 1 1 2 2 2 और 3 3 3, सही है, चलो हाँ कोई बात नहीं, देख लेते। इसको सेकंड से मल्टीप्लाई करो तो सेकंड से मल्टीप्लाई करो, 1 आएगा, 8 अल्फा आएगा और 4 अल्फा स्क्वायर आएगा, आएगा कि नहीं, हाँ 1 2 3, एक मिनट मे बी एक मिनट यहाँ पे कहीं पे ना मिस्टेक हुआ है, हाँ अल्फा क्यूब। चलो एक बार, क्या टाइम हो गया, बैठो ठीक, चलो कल देखते हैं, कल देखेंगे, आप भी सोच के आना। और एक मिनट बेटा, ये होमवर्क है, सेम इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, 1 मिनट पहले होमवर्क तो नोट कर लो, इसके बाद का टॉपिक कल करेंगे। थैंक यू। ऐसा नहीं आएगा ना कुछ चीज, हाँ थोड़ा चेंज आएगा, आ जाएगा। अल्फा का वैल्यू हाँ थोड़ा सा चेंज है इसमें, मतलब है ऐसे ऑलमोस्ट ऐसे ही है, 2 अल्फा क्यूब आएगा, हाँ फ्री हूँ।
डाउट बता दूंगा। क्या पढ़ाना है? बता दूंगा अभी।